हेलो एवरीवन। तो चलिए इस वीडियो में अपन एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एसोसिएट से रिलेट करता है और कहीं ना कहीं इसमें हमारा कंसोलिडेशन वाला भी एक कंसेप्ट कवर होता है। ये क्वेश्चन कभी ना कभी हमें दिक्कत दे सकता है। तो अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको सबसे पहले इसके सॉल्यूशन पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे इसकी पूरी समरी मैंने आपके लिए प्रिपेयर करी है। फिर अपन इस क्वेश्चन पे आएंगे। पहले अपन सॉल्यूशन समझेंगे, फिर अपन क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, एक बार कोशिश करते हैं क्या होता है। चलो, क्या हुआ, ए ने एंटिटी ए ने बी के 20% इन इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करा, यानी ए ने बी में 20% इन्वेस्ट करा। इन डेज 28 के हिसाब से जब भी कोई एंटिटी दूसरी एंटिटी के मोर देन इक्वल टू 20% बट लेस देन इक्वल टू 50% इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, तो सामने वाली हमारी कौन बन जाती है, एसोसिएट बन जाती है। हम कौन होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं। सामने वाली कौन होती है, इन्वेस्टी होती है। यानी इस केस में ए है इन्वेस्टर, बी है इन्वेस्टी। बी कौन है, ए की एसोसिएट है। समझ में आ गई बात, बिल्कुल समझ में आ गई। और समझते हैं इस चीज़ को। अपन ने क्वेश्चन करें एसोसिएट के, ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, लेकिन स्टिल थोड़ा सा ब्रीफ करने के लिए। ए कौन है, इन्वेस्टर है। बी कौन है, इन्वेस्टी है। ए कौन से हिसाब से अकाउंटिंग करेगा अपनी बुक्स में, एज पर इंड एस 28 इक्विटी मेथड। बिल्कुल ठीक बात है, इतना अपन ने समझ लिया। अब ये अपन ने ए और बी के बीच का रिलेशनशिप समझ लिया, लेकिन बी ने एक सी, दूसरी तीसरी कंपनी है, सी का 100% शेयर बी के पास है। सी का 100% शेयर बी के पास है, यानी बी कौन हुई इस केस में, पेरेंट हुई। सी कौन हुई, सब्सिडरी हुई। बिल्कुल। कंसोलिडेशन होगा, बिल्कुल होगा। बी कौन हुई, पेरेंट हुई। सी कौन हुई, सब्सिडरी हुई। यानी अभी तक के केस में अपन ने क्या समझा कि भैया एक है ए, दूसरी है बी, तीसरी है सी, ए बी सी। ए ने बी में 20% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यानी ए और बी के बीच में क्या रिश्ता है, ए इन्वेस्टर है, बी उसकी एसोसिएट है। ठीक है। बी और सी में क्या रिश्ता है, बी सी की पेरेंट है, सी कौन है, बी का सब्सिडरी है, क्योंकि 100% इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ठीक है। आगे क्या हुआ क्वेश्चन में अपने को बोला कि बी ने सी का 20% स्टेक होल्ड सेल कर दिया फॉर ₹300। अपन ने कंसोलिडेशन की क्वेश्चन करते वक्त एक कॉन्सेप्ट समझा था सेल ऑफ स्टेक का, जहां पर पेरेंट का कंट्रोल लॉस्ट नहीं होता है, यानी 50% से लेस, 50% या उससे ज़्यादा अभी भी होल्ड कर रहा है। इस केस में बी के पास सी का 100% शेयर था, उसमें से बी ने 20% बेच दिया। ये क्वेश्चन में सब लिखा हुआ है, लेकिन मैं समरी बता रहा हूँ, मैं वो क्वेश्चन अपन बाद में पढ़ेंगे लास्ट में। बी ने क्या करा, सी का 20% बेच दिया, यानी अभी तक सी का 100% बी के पास था, उसमें से उसने 20% बेच दिया। कितना बचा, 80% बचा। क्या कंट्रोल अभी लॉस्ट हुआ, नहीं, अभी भी 50% और मोर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कंट्रोल लॉस नहीं होता है तो अपन किस तरह से अकाउंटिंग करते हैं, अपन एक बार कैश रिकॉग्नाइज करते हैं, अपन एनसीआई इंक्रीज करते हैं। भाई पहले एनसीआई कितने की थी, 0% की थी, पूरा 100 हमारे पास था, बी के पास था, सॉरी। अब 20% उसने बेच दिया, यानी एनसीआई कितने से इंक्रीज हो गई, 20% से इंक्रीज हो गई, बिल्कुल हो गई। अपन उस इंक्रीज इन एनसीआई को रिकॉग्नाइज करते हैं, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में डाल देते हैं। अपन ने बेसिक सा कंसेप्ट अपन ने कंसोलिडेशन के क्वेश्चन करते वक्त अपन ने समझा था। चलो अपन इसको कर देते हैं, इसकी अकाउंटिंग बेसिक थी। मुझे पता है कि बी ने सी का 100% होल्ड करता था, उसमें से 20% बेच दिया। कितने बेचा, 300 में, कैश 300। एंड अब ये वाला चीज़, इसके लिए अपने को क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि कैश 300 का रिकॉग्नाइज होगी, अपन ने सी को 300 में बेचा। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे लाइन लिख दी बस आपको समझाने के लिए। क्या लिखा, बी सोल्ड 20% इन सी फॉर ₹300। ठीक है, बी ने सी का 20% सेल कर दिया, ये अपन कैश रिकॉग्नाइज करते हैं, अपन ने कैश रिकॉग्नाइज कर दिया 300। अब ये वाली एंट्री, चलो एक बार अपन इसमें, इसके लिए अपने को क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। मैं वो क्वेश्चन की उस लाइन पर लेके चलता हूँ जहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है। ये लाइन कहाँ लिखी हुई है, ये लाइन यहाँ लिखी हुई है। देखो क्या लिखा हुआ है, एंटिटी बी, यहाँ से पढ़ना, एंटिटी बी सेल्स 20% ऑफ इट्स इंटरेस्ट इन सी टू अ थर्ड पार्टी फॉर ₹300 अपन रिकॉग्नाइज कर लिया, एंड रिकॉग्नाइज द ट्रांजेक्शन एज एन इक्विटी ट्रांजेक्शन इन अकॉर्डेंस विद पैराग्राफ 23 ऑफ इंड एस 110 रिजल्टिंग इन अ क्रेडिट इन एंटिटीज बी इक्विटी ऑफ ₹100। क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से पढ़ो, रिजल्टिंग इन अ क्रेडिट इन एंटिटी बीज इक्विटी फॉर ₹100, यानी कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में क्रेडिट हुआ। क्रेडिट हुआ का मतलब लाइबिलिटी, क्रेडिट हुई का मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, यानी प्रॉफिट। यानी अपने को बेसिकली इस एंट्री का ये वाला अमाउंट दे रखा है जो अपन नॉर्मली बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। मैंने लिख दिया 100, लिख दिया 100। बैलेंसिंग इस केस में क्या आएगा, हमारा एनसीआई आएगा। समझ में आ गया आपको बात कि 200 बैलेंसिंग फिगर मैंने क्यों लिखा। अपने को क्वेश्चन में ये वाला दे रखा है कि भाई ये जो ट्रांजैक्शन हुआ ना सेल का, जो उसने 300 में बेचा ना 20% स्टेक, जो बी ने सी का 100% होल्ड करता था, उसमें जो 20% बेचा 300 में, उससे क्या हुआ, कैश तो हमें 300 मिल गया, ये बात अपने को पता है अच्छे से। लेकिन इसके अलावा क्या हुआ, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में क्रेडिट हुआ 100 का। क्वेश्चन में दे रखा है, अपने लिख दिया यहाँ पे 100, बचा के हमारे पास एंट्री में एनसीआई, बैलेंसिंग फिगर आ गया एनसीआई 200। समझ में आ गई एंट्री आपको अच्छे से, बिल्कुल समझ में आ गई। अब क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस 100 इंक्रीज इन इक्विटी ऑफ बी, भाई ये
बी ने सी का बेचा, यानी बी की बुक्स में कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में 100 ऐड हुआ। 100 ऐड हुआ, बिल्कुल हुआ, समझ में आई आपको बात? 100 ऐड हुआ, हाँ। कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में 100 ऐड हुआ, समझ में आई? हाँ, ऐड हो गया, समझ में आई। बिकॉज ऑफ दिस 100 इंक्रीज इन द इक्विटी ऑफ बी, द रिजल्टिंग इक्विटी इज नाउ 1000 प्लस 100, 1100। कैसे? देखो, बी की बैलेंस शीट में पहले इक्विटी कितने की दिख रही थी? 1000 की दिख रही थी, ठीक है। बी ने सेल करा। अब आफ्टर द सेल ऑफ दैट 20%, आफ्टर द सेल ऑफ 20% इक्विटी ट्रांसफर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का 100 और इंक्रीज हुआ इक्विटी में, जो अपने क्वेश्चन में दे रखा है। यानी अब हमारी इक्विटी कितनी हो गई? 1100 की हो गई। अब आएगा पार्ट में ए बोलेगा भाई साहब मेरे को तो लाओ कहीं पर, बी और सी की बात करे जा रहे हो बस, मेरे को तो लाओ। अब लाए ना बी को, ए का बी में कितना परसेंट होल्डिंग था? 20% का था, यानी इस इक्विटी का 20% बी ए होल्ड कर रहा होगा एज एन इन्वेस्टर। यानी पहले ए के पास कितना था? 1000 का, एक सेकेंड, पहले ए के पास कितना था? 1000 का 20%, समझ में यह बात? हाँ। अब ए के पास कितना है? 1100 का 20%, यानी ए के पास इंक्रीज कितना हुआ बेसिकली का? पहले ए के पास था 1000 का 20%, यानी पहले ए के पास था 1000 20% 200। अब ए के पास कितना है? 1100 का 20%, यानी 220। इंक्रीज कितना हुआ? 220 माइनस 200, 20 का इंक्रीज हुआ। अब ये 20 के इंक्रीज का मैं ए की बुक्स में क्या करूं, ये मेरे को अब बता दो बस। ये इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है। सॉल्यूशन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? सिंस, पहले लाइन अपन पढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ दिस 100 एंड इंक्रीज इन द इक्विटी ऑफ बी, द रिजल्टिंग इक्विटी इज नाउ 1000 प्लस 100, 1100। किसकी? बी की। Thus, so share of A will now be 20% of 1100 to 20 from 20% of 1200। पहले कितना था? 20% of 1000। अब कितना है? 20% of 1100, यानी 220। Since it reflects post acquisition change in the net assets of associated joint venture, associated joint venture कौन? B। Thus, this increase of rupees 20, यानी 20% of 1100 minus 20% of 1000 will be shown as a change in other equity in the books of entity A। कौन? ये कौन है entity A? Investor। And not in the statement of profit and loss, यानी बेसिकली इक्विटी में इंक्रीज हुआ है। यानी अगर अपन रिवाइज बैलेंस शीट ऑफ ए देखें तो क्या होगा? पहले ए की बुक्स में ए कौन है? इन्वेस्टर। ए कौन है? इन्वेस्टर। ए ने क्या करा था? बी में 20% होल्ड करा था, यानी ए ने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट शो कर रखा होगा 200। ये अपने को फिगर, ये फिगर कहाँ से आया 200 का? ये देखो यहाँ से आया। बिफोर सेल वाली बैलेंस शीट, कितनी थी? बी की 1000 की। इसका 20% ए ने होल्ड करा, यानी ए ने बेसिकली कितना होल्ड करा हुआ होगा? 1000 का 20%, 200। अब कितना है ए के पास? 1100 का 20%, 220, यानी 200 पे कितना? 20 इंक्रीज हुआ। बस यही अपन ने यहाँ पे करा, इंक्रीज क्या करा? यहाँ पर अपन ने ऐड शेयर ऑफ इंक्रीज इन नेट असेट्स 20, और यहाँ पर अपन ने अदर इक्विटी में 20 ऐड कर। भाई बैलेंस शीट तो मैच करनी पड़ेगी। यहाँ पर तो असेट में इंक्रीज हो गया 20 का, यहाँ पे भी तो अदर इक्विटी में इंक्रीज करूंगा। बस ये यहाँ पे लिखा है। ये कोई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रांजैक्शन नहीं है, यहाँ पे इक्विटी में इंक्रीज हुआ है, नेट असेट्स में इंक्रीज हुआ है, बी की इक्विटी में इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे अपन अपना स्टेक भी तो इंक्रीज करेंगे इससे, और यहाँ पर साइड बाय साइड हमारी अदर इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी बैलेंस शीट में। किसकी? ए की बैलेंस शीट में। चलो मैं एक बार आपको और शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ए का बी में 20% का हिस्सा था, बी का सी में 100% का हिस्सा था, ठीक है, समझ में आ गई। बी ने सी का 20% बेच दिया, इससे क्या हुआ? बी को प्रॉफिट हुआ। बेसिकली आप इसको ऐसे समझो, बी को प्रॉफिट हुआ कितने का? ₹100 का। ये कहाँ हुआ? बी के प्रॉफिट में, ये बी की बैलेंस शीट में इक्विटी में ऐड हो गया। यानी पहले बी की इक्विटी 1000 रुपीज़ की थी, पहले ओल्ड इक्विटी 1000 की थी बी की। अब कितने की है? आफ्टर द सेल 1100। यानी पहले ए की बुक्स में, जो ए बी में 20% होल्ड करता है ना, जो ए बी में 20% होल्ड करता है ना, तो पहले ए की बुक्स में बी कितना बैलेंस दिखा रहा है? 20% ऑफ 1000, 200। अब कितना दिखाएगा? 20% ऑफ 1100, 220। ये जो 20 का इंक्रीज हुआ, इसकी अकाउंटिंग अपन कर रहे हैं। कहाँ करेंगे अपन? इसको इक्विटी में इंक्रीज करेंगे अपन। यहाँ पर असेट साइड ऑफ में बैलेंस शीट ऑफ ए अपन डिस्कस कर रहे हैं। यानी पहले इन्वेस्टमेंट 200 का था, इंक्रीज हुआ 20 का, अपन ने इंक्रीज कर दिया। यहाँ पे तो असेट साइड में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ। यहाँ कहाँ पे इंक्रीज करूँ? पीएनएल में डालूंगा इक्विटी में? पीएनएल में नहीं डालूंगा, ये इक्विटी में इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि सामने वाले की इक्विटी बढ़ रही है, सॉरी, बी की इक्विटी इंक्रीज हो रही है। बी की इक्विटी पहले 1000 की थी, फिर स्टेक सेल करने की वजह से 1100 हो गई, तो अपन हमारे कहाँ इंक्रीज कर देंगे? इस 100 का पार्ट हमारा इक्विटी में अपन इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया आपको बात? बस यही एक क्वेश्चन है। चलो अपन एक बार क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है? एंटिटी ए होल्ड्स अ 20% इक्विटी इंटरेस्ट इन एंटिटी बी एंड एसोसिएट, एंड इन टर्न 100 दैट इन टर्न
हैज़ अ 100% इक्विटी इंटरेस्ट इन एंटिटी सी, क्या लिखा है, एंटिटी बी, एंटिटी ए 20% होल्ड करता है एंटिटी बी में, दैट इन टर्न एंटिटी बी 100% होल्ड करता है एंटिटी सी में. एंटिटी बी रिकॉग्नाइज द नेट असेट्स रिलेटिंग टू एंटिटी सी एज 1000 in its consolidated financial statement. Entity B sells 20% of its interest in Entity C to third party non-controlling shareholder for rupees 300 and recognize the transaction as an equity transaction that accounts with Ind AS 110 resulting in a credit of equity rupees 100. फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने को दे रखे हैं ए के देखो क्या है, ए कौन है, इन्वेस्टर है. इक्विटी कितने की दिख रही है यहाँ पे, 200 की दिख रही है. इन्वेस्टमेंट इन भी अपने को असेट साइड पे दिख रहा है, 200 का दिख रहा है. समझ में आई आपको बात, बिल्कुल समझ में. देखो इक्विटी यहाँ पे 200 की दिख रही है. यानी अगर हम रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे जैसे अपन नीचे बनाइए, अपन फिर से अगर यहाँ पे बनाने की कोशिश करें तो पहले कितने की थी, 200 की थी. यहाँ पे इक्विटी भी 200 की थी, इंक्रीज हुआ 20 का. यहाँ पर भी इक्विटी में मैं इंक्रीज कर दूंगा 20 का. बैलेंस शीट इस तरह से हमारी मैच हो जाएगी. क्या दे रखी है अपने को, बिफोर बैलेंस शीट दे रखी है, बी की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट दे रखी है अपने को. बी में कंसोलिडेशन होगा किसका, सी का. बी सी में 100% होल्ड करता है. हाँ, असेट्स फ्रॉम सी 1000, इक्विटी कितने की 1000. टोटल कितना, यहाँ पे टोटल मैच हो गया, ठीक है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट समराइज बिलो आफ्टर, यानी आफ्टर द सेल. इक्विटी में 100 इंक्रीज हुआ था, बी के अपने क्वेश्चन में दे रखा है. तो पहले इक्विटी 1000 की थी, उसमें इंक्रीज हुआ 100 का बिकॉज ऑफ सेल ऑफ स्टेक. यहाँ पे देखो कैश भी इंक्रीज हो गया, अपन ने सेल करा था 300 में, तो यहाँ पे इक्विटी भी इंक्रीज हो गया 100 से. कितना आ गया 1100. अब यहाँ पर हमें बी का तो इंक्रीज हो गया यहाँ पे. अब पहले क्या कर रहा था, ए इस 1000 का 20% होल्ड करता था, लेकिन अब इस 100 का भी तो 20% ए का पार्ट आएगा ना, वो भी तो इंक्रीज होगा. बस उस 20 के इंक्रीज का अपने को क्या करना है, वो इसमें अपने को पूछा है. ऑल्दो एंटिटी ए डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द ट्रांजेक्शन, एंटिटी ए का इस बी और सी की सेल से कोई लेना देना नहीं है. Entity's A share of net assets in entity B increased as a result of sale of B 20% interest. Effectively, A's share in B net assets is now 20% of 1100. That is rupees 20 in addition to previous share. How is an equity transaction that is recognized in the financial statement of entity B reflected in the consolidated financial statement of entity A that uses equity method? बस ये अपने को पूछा है. एंटिटी ए क्या करेगा भाई, सामने वाले की इक्विटी में इंक्रीज हुआ, अपन भी अपनी इक्विटी में इंक्रीज कर देंगे. बस अपन ने कर दिया सिंपल इंक्रीज. यही तो करा. देखो इस बैलेंस शीट में क्या करा, ये देखो यहाँ पे अपन ने इसकी इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दिया इक्विटी, और यहाँ पे हमारे अदर इक्विटी में 20 ऐड कर दिया. सिंपल. यहाँ पे हमारी अदर इक्विटी पहले 200 की दिख रही थी, याद है आपको, ओल्ड बैलेंस शीट जो अपने क्वेश्चन में दे रखी है ए की, यहाँ पे 200 लिखा हुआ था. हाँ लिखा हुआ था. अपन ने यहाँ पे 20 ऐड कर दिया, यहाँ पे अपन ने इन्वेस्टमेंट 20 ऐड कर दिया. सिंपल. बस वो यहाँ पे लिखा हुआ है. क्या लिखा है देखो, आप अगर आईसीआई का भी आंसर पढ़ें तो, द चेंज इन द इंटरेस्ट ऑफ नेट असेट्स या इक्विटी ऑफ एन एसोसिएट एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टीज इक्विटी ट्रांजैक्शन इज इन्वेस्टी इक्विटी ट्रांजैक्शन, मतलब बी का इक्विटी, बी ने सेल करेंगे सी का, वो वाली बात हो रही है यहाँ पे. इन्वेस्टीज बी इक्विटी इज रिफ्लेक्टेड इन द इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज शेयर ऑफ अदर चेंजेस इन इक्विटी इंटरेस्ट in the statement of the equity instead of a gain in statement of P&L since it reflects a post acquisition change in the net assets. भाई net assets में चेंज आ रहा है, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ये कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, नेट असेट्स में चेंज हुआ है. किसकी, बी की. बी के नेट असेट्स में चेंज हुआ, बी के इक्विटी में ऐड हुआ है 100 बिकॉज ऑफ दैट सेल ऑफ 20% इन सी. तो ये कोई नॉर्मल प्रॉफिट लॉस ट्रांजैक्शन नहीं है. बी ने जो उसकी सब्सिडरी थी सी, उसका 20% पार्ट सेल करा है, उसकी इक्विटी में 100 का इंक्रीज हुआ है. तो उस 100 के इंक्रीज को हम एज एन इन्वेस्टर भी तो हमारी बुक्स में दिखाना पड़ेगा, उसका 20% पार्ट हमारा भी तो है, तो हमारी बुक्स में उसको एज एन इक्विटी एड 20 रुपीज़ दिखा देंगे हमारे, और असेट में भी 20 इंक्रीज हो जाएगा उस इन्वेस्टमेंट में. पहले हमारा इन्वेस्टमेंट था 20% ऑफ 1000 का, अब हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 20% ऑफ 1100 का. पहले 200 था, अब 220 हो जाएगा, इंक्रीज हो गया 20. तो असेट में तो अपने 20 इंक्रीज कर दिया. लाइबिलिटी में कहाँ इंक्रीज करूँ मैं, प्रॉफिट लॉस में करूँ, नहीं, ये इक्विटी में इंक्रीज हुआ तो अदर इक्विटी में 20 इंक्रीज हो जाएगा. मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. मैंने मेरा बेस्ट दिया इस क्वेश्चन को आपको समझाने के लिए. फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे आप मेरे से पूछ सकते हैं. समझ में आ गया आपको बात. पहले अपना इन्वेस्टमेंट 200 का दिखाई दे रहा था. ध्यान से देखो, सिंपल है. ए की बुक्स अपन बना रहे हैं. ए कौन है, बी. ए कौन है, इन्वेस्टर. बी कौन है, एसोसिएट. बी और सी में क्या है 100%. बी और सी का ट्रांजेक्शन बिल्कुल अलग है. बी और सी का ट्रांजेक्शन बिल्कुल अलग है. केस 1 ऑफ सेल ऑफ स्टेक का जो अपन ने इतने सारे क्वेश्चन करे थे सेल ऑफ स्टेक के, उसका केस 1 विदाउट लॉस ऑफ शेयर. अपन ने बी की बुक्स में अकाउंटिंग कर दी, उससे अपना बी का कंसोलिडेटेड इक्विटी इंक्रीज हुआ 100 से. बस. अब अगर बी की बुक्स में कोई चेंज हुआ तो ए भी तो फुदक के आएगा कि भाई साहब हमारा 20% तो दो, तो ले लो 20%. ए का कितना 20. कहाँ इंक्रीज करोगे तुम, कहाँ इंक्रीज करोगे. ए बोलेगा कि मैं मेरी लाइबिलिटी साइड की इक्विटी में 20 बढ़ा दूंगा, और हमारे जो मेरी बुक्स में जो आपके अंदर इन्वेस्टमेंट दिख रहा है 100 का, सॉरी 200 का, उसमें मैं इंक्रीज कर दूंगा 20 का. ठीक है, समझ में आ गई. हाँ, ए ने बोला ठीक है, मैं 20% मेरी इक्विटी साइड में इंक्रीज कर दूंगा और 20 मेरे असेट साइड पे इंक्रीज कर दूंगा. मेरी बैलेंस शीट मैच रहेगी. ये वाली बैलेंस शीट मेरी मैच रहेगी. देखो कौन सी वाली, ये वाली. ए की बुक्स पहले कितना दिख रहा था 200, इक्विटी कितना था 200. बी की बुक्स में चेंज हुआ, बी की बुक्स में इन्वेस्टमेंट चेंज हुआ, 100 का इंक्रीज हुआ, उसका 20% मेरी बुक्स में. यहाँ पे मैं 20 इंक्रीज कर दूंगा 20, और यहाँ पर इक्विटी में साइड, सॉरी ये असेट ना, हाँ यहाँ पर मैं इंक्रीज कर दूंगा अपने वहाँ का शेयर 20, और यहाँ पर इक्विटी साइड में मैं इंक्रीज कर दूंगा 20. तो यहाँ पे मेरी 220. बस यही अपन ने यहाँ पे करा है. देखो ये वाली बैलेंस शीट. यहाँ पे मैंने बस वो ओल्ड वाला नहीं लिखा था, मैंने 200 ओल्ड वाला लिख दिया. 220 से यहाँ पर हमारी एक ही रिवाइज बैलेंस शीट ही मैच हो जाएगी.
समझ में आगे बात, ये नॉर्मल प्रॉफिट लॉस ट्रांजैक्शन नहीं है, ये सेल स्टेक का प्रॉफिट लॉस ट्रांजैक्शन है, इक्विटी में चेंज आ रहा है इससे, इसलिए अपन भी इसमें इक्विटी में चेंज करेंगे, प्रॉफिट लॉस में नहीं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में नहीं। समझ में आगे बात, बिल्कुल समझ में आए, कोई डाउट होता है इसमें पूछ सकते हैं, सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू सो मच।